चरणों में मैं सशक्त नमन करता हूं। भारत माता का मैं वंदन और आराधन करता हूं। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के हमारे सम्माननीय अतिथि, जिनके हस्ते आज हमने भूमि पूजन का आयोजन किया, ऐसे भारत माता के वे वीर सुपूत जिन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया है, ऐसे भाई योगेंद्र सिंह यादव जी, पूरे देश में नए भारत के विश्वकर्मा के रूप में जिनकी पहचान है, ऐसे आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर के अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके जी, मंच पर उपस्थित नागपुर महानगर पालिका के उप महापौर मनीषा ताई, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश जी, सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे जी, इस जोन की सभापति श्रद्धा ताई, माता बाल संगोपन की समिति दिव्या ताई, साथ ही साथ में मंच पर उपस्थित स्थापत्य समिति के अध्यक्ष भाई सोन कुशरे जी, मेरे सहयोगी नगर सेवक संजय बालपांडे जी, विद्या ताई, सरला ताई, मंच पर उपस्थित धर्मपेट जोन के सभापति सुनील हिरणवाल जी, मंचस्थ सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ जन एवं आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित उमंग के मेजर जनरल दिनेश हुड्डा साहब जी, कैप्टन वीएम मारडीकर जी, कर्नल भटनागर जी, यहां उपस्थित सेना के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों, माताओं और बहनों, मेरे विद्यार्थी जीवन में मैं जब वाद स्पर्धाओं में जाता था तो मेरे भाषण में हमेशा एक बात मैं बोला करता था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम नारे लगाते हैं तो नारों में हमारे मुंह से एक ही बात निकलती है, महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। और मैं मंच से प्रश्न करता था कि क्या ये सारे नाम 1947 के पहले के हैं? क्या भारत माता की कोख इतनी सुनी हो गई कि 1947 के बाद ऐसे नाम नहीं रहे जिनके नाम के हम जयकारे लगा सके? बार बार मंचों से मैं ऐसा बोला करता था। मुझे नागपुर नगरी ने सौभाग्य दिया और नागपुर शहर के महापौर के पद पर बैठने का सौभाग्य आप सभी के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ। यह आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद मुझे लगा कि जो प्रश्न मैं लोगों से करता था उसका उत्तर देने के लिए मुझे इस पद पर बैठाया गया है और देश के आजादी के इस अमृत महोत्सव के पावन प्रसंग पर भारत माता के वे वीर सुपूत जिन्होंने 1947 के बाद आज तक भारत माता की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा है, ऐसे देश के सर्वोच्च सैन्य पदक परमवीर चक्र से नवाजे गए 21 परमवीर चक्र विजेताओं के स्मृति में वंदे मातरम गार्डन निर्माण करने का महानगर पालिका के माध्यम से हमने निर्णय लिया। हम देखते हैं कि सेना का पदक एक सैनिक को मिलता है, पदक मिलने वाले दिन अखबार में छपता है, 2 दिन उसकी चर्चा होती है, तीसरे दिन उस सैनिक के बारे में चर्चा होना बंद हो जाती है, हम भी भूल जाते हैं। जो जिंदा है उसकी बात तो ठीक है, पर जो शहीद हो गया उसके परिवार की तरफ भी ध्यान देने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। ऐसे विपरीत वातावरण में जिन लोगों ने काम किया उनकी स्मृति को राष्ट्र के सामने चिरंतन रखने की दृष्टि से कहीं ना कहीं स्वायत्त शासित संस्था में काम करना चाहिए। इस दृष्टि से परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित यह उद्यान है। उस उद्यान में न केवल परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमाएं होगी बल्कि उन सभी सैनिकों के नाम होंगे जिन्हें भारतीय सेना के अलग अलग पदकों से नवाजा गया है, सबके नाम भी वहां पर उकेरे जाएंगे। इस प्रकार का निर्णय हमने लिया है। इसी के साथ साथ देश के आजादी में नागपुर शहर और नागपुर जिले के जिन रणबांकुरों ने अपना प्राण दिया, संविधा के रूप में राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने आप को समर्पित किया, ऐसे नागपुर शहर और नागपुर जिले के 100 से ज्यादा शहीदों के लिए समर्पित हम यहाँ पर एक एम्फी थिएटर का भी निर्माण करने जा रहे हैं, जिसकी पार्श्व की दीवार पर सारे शहीदों के नाम लिखे होंगे और वर्ष भर जब हम कार्यक्रम करेंगे तो उनकी साक्षी में हम ये सारे कार्यक्रम करेंगे। देश को आजाद बनाने के लिए हिंदुस्तानी लाल सेना का निर्माण नागपुर में हुआ। उसका निर्माण जिस समय हुआ था, आज जिसे हम तेलंखेड़ी तालाब के नाम से जानते हैं, उस समय का वो रानी तालाब
वहां पर हिंदुस्तानी लाल सेना ने जब शपथ ली थी तो उसका फोटो है, उस फोटो का एक म्यूरल बना करके हिंदुस्तानी लाल सेना की संकल्पना को भी यहाँ पर उकेरने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब मैंने यह संकल्पना नितिन जी के सामने रखी तो नितिन जी ने कहा था कि दयाशंकर, घूमने के लिए वॉकिंग ट्रैक अच्छा होना चाहिए, सीनियर सिटीजन की सुविधा होनी चाहिए, बच्चों के खेल का उपकरण होना चाहिए और सांस्कृतिक कार्यक्रम को जगह होना चाहिए। नितिन जी की सूचना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 700 रनिंग मीटर का वॉकिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, जो 700 रनिंग मीटर का वॉकिंग ट्रैक रहेगा जहां पर लोग काम करेंगे। 7,926 स्क्वायर फीट में बच्चों का चिल्ड्रन प्ले एरिया रहेगा, जहां पर ईपीडीएम फ्लोरिंग लगा करके हम लोग काम करेंगे कि बच्चा वहां खेलते समय गिर भी गया तो उसके शरीर पर चोट नहीं लगनी चाहिए। इस प्रकार का नियोजन भी यहां पर किया गया है। सीनियर सिटीजन के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, उनके व्यायाम के लिए और एक्यूप्रेशर की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ में वहां पर फिजियोथेरेपी के इंस्ट्रूमेंट भी लगाए गए हैं, जिससे वे अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुरूप व्यायाम वहां कर सके। इसका भी नियोजन इस गार्डन में किया गया है। नौजवानों के लिए ग्रीन जिम का नियोजन भी यहाँ पर किया गया है। इसलिए सभी वर्ग की आवश्यकता को ध्यान में रख करके इस गार्डन को हमने यहाँ बनाया। और आज इसके भूमि पूजन को माननीय नितिन जी हमारे बीच में उपस्थित है, चंद्रकांत दादा हमारे बीच में उपस्थित है, बावन कुड़े जी हमारे बीच में उपस्थित है, प्रवीण जी और सारे महानगर पालिका के लोग उपस्थित है। लेकिन मन में एक भाव थी कि परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित यह उद्यान, क्या इसका भूमि पूजन किसी परमवीर चक्र विजेता के हस्ते हो सकता है? देश में जो 21 परमवीर चक्र दिए गए, इसमें से 14 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, 7 लोगों को जीवित अवस्था में दिया गया और उसमें से केवल 3 लोग जीवित थे। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं तीनों लोगों को एक साथ यहां बुला करके यहां इस कार्यक्रम को कर सकूं। मेरी इच्छा थी कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, उस दिन मैं इस कार्यक्रम को कर सकूं। मेरे मित्र हैं ब्रिगेडियर प्रमोद मिश्रा जी, उन्होंने परमवीर चक्र विजेता भाई योगेंद्र सिंह यादव जी से चर्चा की। इन्होंने कहा कि 26 जनवरी को आरडी परेड में हम सारे लोग रहेंगे, इसलिए हम अभी आ नहीं सकते, हम 4 तारीख का समय देते हैं। इसलिए 23 जनवरी की जगह आज 4 तारीख को हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। योगेंद्र जी सामने माता जी बैठी है, वो माता जी का बेटा 1971 की लड़ाई में युद्ध भूमि से लापता है, अभी तक उसका पता नहीं है। उसे शहीद मान करके भारत सरकार शहीद को मिलने वाली सारी सुविधा उसे दे रही है। इस क्षेत्र के भी अनेक लोग सेना में हैं, साथ ही साथ में देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में हिंदुस्तानी लाल सेना के रूप में इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत साथ दिया है। लेकिन आज हम धन्य हैं कि योगेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित है। योगेंद्र यादव जी, मैं आपको बताना चाहूं, सेना में सबसे कम उम्र का वह रणबांकुरा जिसे भारत की सरकार ने परमवीर चक्र से नवाजा। आप कल्पना कर सकते हैं क्या उम्र रही होगी जब परमवीर चक्र मिला? 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र भाई योगेंद्र यादव जी। कारगिल का युद्ध शुरू था, कारगिल का युद्ध शुरू था, पहाड़ी पर दुश्मन बैठा हुआ था। भारत की सेना ने निर्णय लिया कि हमें कारगिल की पहाड़ी पर कब्जा करना है। कब्जा करने के लिए सेना की एक टीम को जिम्मेदारी दी गई कि टाइगर हिल पर जाकर के तुम्हें हिंदुस्तान का परचम लहराना है। एक टीम का चयन किया गया और टीम का चयन करके 3-4 लोगों की एक कुमुक को उस पहाड़ी पर चढ़ करके रस्सी बांध करके सेना के बाकी लोगों को चढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई। अपना टारगेट साथ में लेकर के 3 रणबांकुरे उस पहाड़ी पर चढ़े। उसी समय गोलियां चलने लगी तो 2 साथीदार योगेंद्र जी के वहीं पर बलिदानी हो गए, शहीद हो गए। आप कल्पना कीजिए कि 3 लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, उसमें से 2 लोग शहीद हो जाए और योगेंद्र जी के गर्दन में और कंधे पर गोली लग जाए, शरीर में 15 गोली लग जाए। उसके बावजूद पहाड़ी पर चढ़ करके हाथ में ग्रेनेड लेकर के पाकिस्तान के बंकर को ध्वस्त करने का काम योगेंद्र जी ने किया। पाकिस्तानी सैनिक हतप्रभ रह गए कि यहाँ तो चढ़ने को जगह नहीं है, हिंदुस्तानी ऊपर कहां से आ गया है। लेकिन अकेले ग्रेनेड लेकर के बंकर में गए, बंकर को उड़ा दिया। बंकर ब्लास्ट होने के बाद बाकी बंकर में छुपे हुए पाकिस्तानी सैनिक लगे। आप कल्पना कीजिए, एक गोली गर्दन में लगी हुई है, 2 गोली कंधे पर लगी हुई है, शरीर में 15 गोली लगी हुई है। और इस स्थिति में इस नौजवान ने
उन सारे पाकिस्तानियों को अकेले लड़ करके उन्हें युद्ध भूमि में शहीद कर दिया और रस्सी नीचे लटकाई और भारत की सेना ने कारगिल के उस टाइगर हिल पर जाकर के कब्जा किया। उम्र केवल 19 साल। हम लड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, लेकिन अधिकार कहां? केवल कर्तव्य के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने का काम 19 साल की उम्र में भाई योगेंद्र यादव जी ने किया। केवल इतना ही नहीं, हम हमारा टीए बढ़ना चाहिए, हमारा डीए बढ़ना चाहिए, सरकार का बजट आ गया तो हमारे लिए क्या मिला इसकी बात करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिस समय भाई योगेंद्र यादव ने यह सब कुछ किया, उस समय उनकी पगार केवल 3,000 रुपए थी। 3,000 रुपए पैसों के लिए सैनिक काम नहीं करता, सैनिक देश के लिए काम करता है, देश के लिए। और देश के लिए सर्वस्व समर्पण करने की भावना रखने वाला सैनिक भारत देश में है। इसके कारण हम चैन की जिंदगी से अपने घर में बैठ रहे हैं। मैं योगेंद्र यादव जी का नागपुर नगरी के महापौर की हैसियत से शत-शत नमन करता हूं, शत-शत उनका वंदन करता हूं, शत-शत अभिवादन करना चाहता हूं। मंच पर सब लोग हैं और दादा की और योगेंद्र जी की फ्लाइट है, इसलिए मैं ज्यादा आपके बीच में बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं योगेंद्र जी के लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि वो देश क्या है, वो देश क्या है जिसमें जन्म लेते लोग शहीद नहीं। वो देश क्या है जिसमें जन्म लेते लोग शहीद नहीं। वो खाक जवानी क्या जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। वो खाक जवानी क्या जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। जो बलिदानों से डरता है उसका जीवन नादानी है, और देशभक्ति के काम ना आए वो बेकार जवानी है और खून नहीं वो पानी। हमारे सामने वो खून बैठा है जिसने देश के लिए अपना रक्त बहाया। मैं योगेंद्र जी का शत-शत अभिवादन करता हूं। आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपनी जगह पर खड़े होकर के एक बार जोरदार करतल ध्वनि से योगेंद्र जी का हम लोग तालियों के साथ स्वागत करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। कैप्टन श्री योगेंद्र सिंह यादव जी के उपस्थिति में उनके हाथों से अपने शहर के प्रथम नागरिक महापौर श्री दयाशंकर जी तिवारी जी के प्रयत्नों से ये जो वंदे मातरम उद्यान बनने जा रहा है उसके भूमि पूजन के कार्यक्रम में नागपुर ही नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश विकास की दृष्टि से जिनकी ओर बहुत आशा से देखते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी, व्यासपीठ में उपस्थित जिनको मिलने से बहुत आनंद हुआ। इस देश के लिए कुछ खतरा नहीं है। ऐसे काफी लोग हैं कि जो अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा एक भाव मन में जगा। ऐसे कैप्टन श्री योगेंद्र सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित स्वयं श्री दयाशंकर जी तिवारी, इस जिले के माजी पालक मंत्री और अभी विधान परिषद के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के राज्य के महामंत्री माननीय बावनकुळे जी, इस शहर के अध्यक्ष और एक्स मेयर, माजी मेयर और विधान परिषद के सदस्य प्रवीण लटके जी, व्यासपीठ में उपस्थित सभी मान्यवर, हम सब कैप्टन योगेंद्र सिंह के मुंह से वो कारगिल का युद्ध जो उन्होंने सिर्फ अपनी आयु के 18-19 साल के थे तब लड़ा और कारगिल में विजय प्राप्ति में जिनका बड़ा योगदान रहा, उनके मुख से उस लड़ाई को सुनने के लिए बहुत आतुर है। हम सब नितिन जी को भी सुनने के लिए आतुर है, और इसलिए मैं मंच के सभी का नामों का उल्लेख न करते हुए मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और इस कार्यक्रम को बड़ी श्रद्धा से, बड़े स्वाभिमान से उपस्थित बंधु और बहनों,
मैं शुरू में दयाशंकर जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जब से वो इस शहर के मेयर बने हैं, नई नई कल्पना को लेकर वो सामने लाते हैं। और अभी इस कल्पना को तो उन्होंने इस वक्त लाया है जिस वक्त इस देश में सच्चे नेता को, किन्होंने देश को आजादी मिलाई, कौन इस देश की आजादी को टिका रहा है? क्या पैसे देकर वोट प्राप्त कर एमएलए, एमएलसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, ऐसे लोग इस देश को बचा रहे हैं? या इस देश को बचाने वाली बहुत बड़ी पीढ़ी है, उन सबको हम सबके साथ में, हम सबके सामने लाने की अब स्थिति आई है? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देश को स्वतंत्रता भी कुछ संघर्ष न करते हुए, और कुछ लोगों को लगता है कि इस देश की सीमाओं की चिंता करने की आवश्यकता है। कई उदाहरण अपने इतिहास में है कि जिन्होंने भूमि गवाते होते कहा इस पर कुछ अनाज भी नहीं टिकता, तो अपने पास रह गया, उधर से गई तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे अपने देश की मिट्टी के बारे में, भूमि के बारे में जिनका बहुत लाइट अप्रोच रहा, ऐसी स्थिति में इस प्रकार का एक उद्यान हो, जिस उद्यान में अभी तक जिस 21 परमवीर चक्र मिले, ऐसे सभी जो अब नहीं रहे उनके पुतले रहेंगे, जिन पुतलों को देखकर उनको नतमस्तक करके हम अपने मन में एक प्रेरणा जागरूक कर सके कि देश को बचाने के लिए मेरा भी कुछ योगदान है। एक सौभाग्य की बात है कि इस 21 में से 3 जो अभी जिंदा है, उनमें से एक अपने साथ में आया है। मैंने इस कार्यक्रम के निमित्त उनको पढ़ा तो ध्यान में आया कि कितना बड़ा व्यक्तित्व अब हमारे साथ में स्टेज पर बैठा है। आयु के 16 साल 5 महीने, इस इतनी कम उम्र में घर में सेना में जाने की परंपरा होने के कारण, पिताजी सेना में 62 वॉर में लड़े, 65 वॉर में लड़े, 71 वॉर में लड़े, भाई सैन्य में, और स्वयं 16 साल 5 महीने जिस आयु में और कुछ बातें तो उन्होंने करनी है उसमें ज्वाइन हुए, और 19वें साल में ही उनको कारगिल युद्ध में जाने का मौका मिला। कारगिल युद्ध में सबसे महत्व का जो स्थान था, उस कारगिल सेक्टर 10 की टाइगर हिल को प्राप्त करना, उस प्राप्त करते समय का जो वर्णन है वो सुनने से अपने मन में एक बहुत बड़ा अभिमान जागृत होता है। 15 गोलियां सीने में जाने के बाद भी लड़ते रहे, और जब बेहोश हुए, विजय तो प्राप्त की थी, बेहोश हुए तो वहां के नाली में गिरे, और नाली से बहते बहते आए तो नीचे जाकर अपने सैन्य के अधिकारों को मिले, उसके कारण ही बचे। वैसे जिन्होंने अपनी मृत्यु हो जाए लेकिन यह विजय हमको प्राप्त करना है, जो टारगेट दिया है वो मुझे प्राप्त करना है, ऐसा सोचा, और एट एज ऑफ 19 साल में ऐसे हम सब के लिए प्रेरणादायी व्यक्तित्व हमारे सामने खड़ा है। मैं उनको नमन करता हूँ। आपको मिलने से एक प्रेरणा हमारे मन में जागरूक होती है, और एक देश में जो बकवास चल रही है, पूरी तरुणाई को बर्बाद करने का एक बड़ा षड्यंत्र गत सप्ताह में हुआ इस महाराष्ट्र में। अनाज बेचने वाले दुकानों पर अब वो दारू बेचने जा रहे हैं, ताकि सुबह घर का पुरुष जब अनाज खरीद कर निकल जाए वो शाम को ही वापस आना चाहिए। वैसे पीढ़ी को बर्बाद कर, अभी तो महिला शायद घर के पुरुषों को अपने रेशन दुकान पर नहीं भेजेंगे, वो घबरेगी जाएगा तो वापस आएगी नहीं मालूम। तो ऐसी स्थिति में आप जैसे व्यक्तित्वों को देखकर वो गर्व होता है। मैं आपको फिर से एक बार नमन करता हूँ, और दयाशंकर तिवारी जी जिस प्रकार से नई नई कल्पना लाते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने प्रस्तावित किया, जिस प्रकार से इस छोटी सी फिल्म को उन्होंने प्रस्ताव एक दूसरे से आवाज दिया है, वो सबके लिए वो अभिनंदन के पात्र है। मैं फिर से एक बार सबको नमन करते हुए परमवीर चक्र प्राप्त आदरणीय कैप्टन योगेंद्र सिंह जी, हमारे महापौर जी, उप महापौर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अपने जी, सभी सम्मान्य नगर सेवकगण और उपस्थित भाइयों और बहनों,
योगेंद्र जी के जो इतिहास उन्होंने हमारे देश के लिए रचा, उसका प्रत्यक्ष वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में जब यहां हम सबको अभी बताया, तो सुनते सुनते हम सब लोग रोमांचित हुए। और मुझे तो ऐसा लगता था कि इनके बोलने के बाद कुछ नहीं बोलना चाहिए। बहनों और भाइयों, हमारे देश का इतिहास, देश की सीमाएं ऐसे ही वीर जवानों के कारण सुरक्षित है। और योगेंद्र जी की ये जो शौर्य गाथा है, ये आज हमने बहुत नजदीक से उनके शब्दों से सुनी है। मैं आप सबकी ओर से, नागपुर की जनता की ओर से उनको हाथ जोड़कर नमन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं यही कहूंगा कि आपका हमें बहुत बहुत अभिमान है। आप जैसे लोगों के बदौलत हमारे देश सुरक्षित है। आपके इस समर्पण को, इस त्याग को, इस बलिदान की वृत्ति को हम जीवन भर भूल नहीं सकते। और आज बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे ही परमवीर चक्र प्राप्त यहां आए और यहां आकर उन्होंने ये जो वंदे मातरम उद्यान है, जहां हमारे परमवीर चक्र जिनको मिला है उनके सबकी प्रतिमाएं रहने वाली है, उस उद्घाटन में आज भूमि पूजन करने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं। आज जब वो बता रहे थे तो मैं भी कारगिल में जाने का मुझे मौका मिला। मैं कारगिल के पहाड़ी के नीचे एक जोजिला करके बहुत बड़ी टनल बना रहे हैं लोग, और वहां -8 डिग्री, ये -22 डिग्री की बात कर रहे हैं। मैं जब था तो -8 डिग्री पर हम थे और जनरल वीके सिंह साहब भी मेरे साथ थे, मेरी पत्नी भी थी। और जब वो उसके बाजू में ये आशिया की सबसे बड़ी टनल, और इस टनल के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग है जो लद्दाख लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, और वहां बहुत समय जाता, ट्रैफिक जाम होता है, इनको पता होगा। और वही नजदीक से ऊपर में अमरनाथ जी का मंदिर भी वहीं से दिखाई पड़ता है। और इतना कठिन है वहां रहना कि वहां काम करना ही कठिन है। और आज वही कारगिल की पहाड़ी के अंदर करीब 1,500 मजदूर अंदर जाकर 6 महीने अपना राशन लेकर रात दिन वहां काम कर रहे, और अंदर में उनकी व्यवस्था हुई है। वो कितने कठिनाई में काम कर रहे हैं, ये वो देखने के बाद तो हम जहाँ 2 घंटे रुक नहीं पाए, वहां वो काम कर रहे थे। और जहां हम 2 घंटे रुक नहीं पाए, वहां तक आगे चल के टाइगर हिल के ऊपर गए, ये कल्पना ही नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ऐसे जवानों के कारण ही हमारी सीमाएं सुरक्षित है। ये देश का इतिहास, स्वातंत्र संग्राम सैनिक हो, क्रांतिकारक हो, देशभक्त हो और वीर जवान हो, इनके त्याग, बलिदान और तपस्या से दिखा है। और इसलिए आज आपका आगमन नागपुर में हुआ है, ये भूमि को आपने पवित्र किया है। हम सब आपके बहुत बहुत ऋणी हैं। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं हमारे महापौर दयाशंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो एक बहुत ही प्रखर राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है और प्रतिभा के धनी है, और अपने जीवन में देश की इतिहास, संस्कृति, विरासत के साथ प्यार करने वाले, और हिंदी साहित्य और वक्तृत्व पर जिनकी दुनिया में जिनको बहुत अच्छा रिकॉग्निशन है पूरे देश में, ऐसा उनका वक्तृत्व है। और उन्होंने आज ये सही में आज ये वंदे मातरम उद्यान भी वो बना रहे, बहुत सुंदर है। ये रोड भी उन्होंने बनाया। तो मैं आज गाड़ी में आकर अविनाश ठाकरे जी को कह रहा था कि जनरली जो नेता होते हैं वो मेरी भाषा में इन्हें उंगली से मलक लगाने का काम करते हैं। कोई काम में उनका डेडिकेशन नहीं होता, ओनरशिप नहीं होती, और ओनरशिप नहीं होती तो काम नहीं होता।
मैं आजकल रिंग रोड पे जाता हूं तो वहां जो पेड़ लगाए गए हैं वो एक एक पेड़ को मैं देखता हूं और कौन से पानी नहीं मिला, कौन सा सूखा हुआ वो देखता हूं और तुरंत फोन करता हूं। तो मुझे मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा कि तुम एक एक पेड़ की चिंता क्यों कर रहे हो। तो मैंने उनको कहा कि ये रोड पर लगाए हुए पेड़ ये मेरे घर पर, ये मेरा घर है नागपुर, और यहाँ एक एक पेड़ जिंदा रहना की मेरी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि यह गड़बड़ होगी तो मैं ठोक दूंगा, ये ठीक होना चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए। तो यही ओनरशिप जो है वो दयाशंकर जी में थी और इसी के कारण ये रोड भी बना और ये गार्डन भी बना। मैं बहुत बहुत आप सबकी ओर से मेरी तरफ से उनका अभिनंदन करूंगा कि अब सालों तक ये जो एरिया है बजेरिया, यहाँ केवल एक दूसरे के छाती पर चढ़ के नहीं रहते, उतना ही बाकी है। ऐसे घर है, गलियां है कि पूरे एक के ऊपर एक कितने लोग रहते भगवान को मालूम। अब वो तोड़ तो नहीं सकते हम लोग, तो ऐसे इसमें इन लोगों को एक ऑक्सीजन लेने का पार्क बना है कि पूरे एरिया में हवा लेने की जगह नहीं है, इतना अतिक्रमण है। तो आज वहां उन सब बच्चों को, छोटे बच्चों को खेलने के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन वृद्ध लोगों को घूमने के लिए और ऑक्सीजन लेने का एक ऑक्सीजन पार्क इस एरिया में दयाशंकर जी आपने बनाया। मैं बहुत बहुत हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं। आपने ये रोड भी बनाया, ये भी बहुत अच्छा हुआ और ये रोड बनने के कारण बहुत सुविधा मिलेगी। ये पार्क भी बना है और मुझे लगता है कि अब इसके बाद में जो टेक्सटाइल का पार्क बना उसमें पार्किंग ठीक से बनाओ और गाड़ियां रोड पर रखी तो बोलना जो फोटो निकालेगा उसको 500 रुपए देके सबको चालान रोज करते जाएंगे। नहीं तो ये रोड बनाने की चांस कुछ लोग देखते हैं कि तुम रोड कब बनाते हो और रोड पे अपनी गाड़ियां लगा देते हैं, जैसे इनका ही माल है वो। ये बिल्कुल मत होने दो, ये रोड पर पार्किंग अलाउ मत करो। जिनको करना है गाड़ी लेना अपने घर में पार्किंग करो। ये भी रोड को बचा के रखो, ये गार्डन भी अच्छा रखो, यहाँ कोई अतिक्रमण मत करो, यहाँ दुकानें मत लगने दो। नहीं तो नेता है, चुनाव का टाइम है, वोट देता हूं तुमको, मुझे जगह दो लीज पर, ये लफड़ा नहीं होना चाहिए। देना है तो वोट दे, नहीं देना है तो मत दे, पर इसको किसी को अच्छा रखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपने बहुत अच्छा ऑक्सीजन पार्क ये पूरे बस्ती के लिए बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रोड भी बना है और ये आपके ओनरशिप के कारण हुआ। दयाशंकर जी आपको और विकास कुमारी ने इसको 50 लाख रुपए दिए, सुधाकरों ने 25 लाख रुपए दिए, बाद में 4 करोड़ रुपए देवेंद्र जी ने और बावनकुळे जी ने विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार से ये जगह दी, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और फिर से एक बार आज का यह दिन नागपुर के इतिहास में हमारे लिए सबके लिए याद रहेगा। जिस प्रकार से जो वर्णन हमने सुना है कि हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां, हमारी भारत, हमारी मातृभूमि मदरलैंड के लिए एक अपने जीवन को समर्पित करने की ताकत रखकर पूरे नौछार करने वाला एक शूर जवान। और वो सबसे खुशी बात है कि हमारा एक मराठी में गीत था, जिंकू किंवा मरू। तो मुझे हमारे टीचर ने कहा जिंकू किंवा मरू नहीं, जिंकू आणि जगू, ये भी उतना महत्वपूर्ण है, जीतेंगे और तुमको मरवाएंगे। तो यही स्पिरिट का आपने बताया तो बहुत खुशी हुई और आपने ये सब इतिहास हम सबको बताया। कारगिल की पहाड़ी हम लोग देखने का सौभाग्य मुझे मिला। दयाशंकर जी, वो जो टनल बन रही है उसके बाजू में झेड़मोड़ टनल भी बन रही है और लद्दाख और लेह के बीच में बहुत सुंदर रोड बन रहा है और वहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स रिसोर्ट्स बनाने की योजना मेरी एलजी से बात हुई है कि उसको बहुत अच्छा है, नहीं गुलमर्ग से भी अच्छा है। तो आप जरूर हमारे यहाँ के लोगों को लेकर एक बार वहाँ जाइए और वो चीज जो है वो दिखाइए। आप जिन्होंने जो बताया वो सही में हम सब के लिए बहुत अभिमान का विषय है और मुझे लगता है कि आज हमारे नागपुर में योगेंद्र जी का आगमन हुआ, वो इतिहास उनके मुंह से हमको सुनने को मिला। बहुत हमारे जीवन का एक बहुत ही आनंद का, समाधान का क्षण है और ऐसे शूर जवान को आप सबकी ओर से मैं उनको अभिवादन करता हूं। भगवान उनको अच्छी उम्र दे
और हमारे जवान जो देश के लिए लड़ रहे हैं, वो किस प्रतिकूल परिस्थिति में काम करते हैं, कितने कठिनाई में काम करते हैं, ये भी हम लोग जरूर इस अनुभव से समझे। और इसलिए हम सबके मन में उनके प्रति जो एक दृष्टिकोण है, वो बहुत ही अभिमान का, स्वाभिमान का दृष्टिकोण है। और इसलिए मैं आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान उनकी निरोगी जीवन दे, लंबी उम्र दे, और हम इतना ही कहेंगे कि वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। हमें सबका आपका अभिमान है। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। संजय वानखड़े जी से आग्रह करूंगा, ज्येष्ठ नगर सेवक से।